Hello everyone, welcome for today's online virtual class in Sri Sandipani Academy. So in the previous lecture, we were discussing the chapter gravitation. I think in the previous lecture we saw different types of derivations. We also tried to solve some numericals, right? In the previous lecture, we'll have a short recap of the previous lecture. We saw variation of gravity at altitude, we saw variation of gravity at depth, we saw the acceleration due to gravity at different places, है ना. पोल पे देखा था हमने ग्रेविटी क्या होती है, हमने इक्वेटर पे देखा था ग्रेविटी क्या होती है, एक पर्टिकुलर हाइट पे जाते हैं तो ग्रेविटी क्या होती है, अर्थ के सेंटर पे चले जाते हैं तो ग्रेविटी क्या होती है. ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखी थी, राइट. हमने रिलेशंस देखे थे कुछ ग्रेविटी और फोर्स के बीच में. ये सारी चीज़ें अगर आप पिछले लेक्चर्स प्रॉपरली आपने ऑब्जर्व किए हैं तो, राइट. सो टुडे विल बिगिन विद अ न्यू टॉपिक. विल कंटिन्यू विद आवर न्यू टॉपिक, फ्री फॉल. नाउ व्हाट इज दिस फ्री फॉल? अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन. इसके ऊपर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं. देखिए फ्री फॉल क्या होता है, फ्री फॉल क्या होता है, इसके बारे में देखने की कोशिश करेंगे. ओके ओके नाउ सी, इसकी डेफिनेशन आप लोगों को कभी कभी पूछी जाती है एग्जामिनेशन में. डिफाइन फ्री फॉल, 1 मार्क या फिर 2 मार्क के लिए पूछा जा सकता है, ठीक है. तो फ्री फॉल की अगर डेफिनेशन आपको पूछी जाती है तो आप लोगों ने लिखना है, व्हेन अ बॉडी फॉल्स ओनली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी देन इट इज कॉल्ड एज फ्री फॉल. जब बॉडी सिर्फ ग्रेविटी के कारण नीचे गिरती है ना, द फॉल ऑफ द बॉडी ओनली ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, दैट इज कॉल्ड एज फ्री फॉल, राइट. कुछ इस तरह से, वेन एवर एन ऑब्जेक्ट मूव्स ओनली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, दैट इज कॉल्ड एज फ्री फॉलिंग बॉडी. ऐसे भी हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं, राइट. इस तरह से अभी देखिए आपके टेक्स्ट बुक में अगर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे टेक्स्ट बुक में ट्राई दिस वहाँ पे दिया है. टेक अ स्मॉल स्टोन, होल्ड इट इन योर हैंड, which forces are acting on the stone. Now release the stone. What do you observe? What are the forces acting on the stone after you release it? Let us imagine this is a ground surface. ये आपका ग्राउंड सरफेस है और यहाँ पे स्टोन है और इस स्टोन को तुम लोगों ने नीचे रिलीज कर दिया. और जैसे आप लोग इसको रिलीज करते हैं तो इसके ऊपर कौन सा फोर्स एक्ट हो रहा है पता है? ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स. इसके ऊपर सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट हो रहा है. कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट हो रहा है क्या? नहीं. ग्रेविटेशनल फोर्स के अलावा इसके ऊपर कोई दूसरा फोर्स नहीं है जो एक्ट कर रहा है. सो देयरफॉर क्या है, इसको आप फ्री फॉल कहो, इसको हम लोग फ्री फॉल कहेंगे, है ना. whenever ऑब्जेक्ट मूव्स ओनली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, इट इज कॉल्ड एज फ्री फॉल. आप लोगों ने क्या करना है, कुछ बच्चे कहेंगे कि सर यहाँ पे ना एयर पार्टिकल्स है और ये एयर पार्टिकल्स इसके ऊपर फोर्स एक्ट कर रहे हैं. ये कुछ एयर पार्टिकल्स है और ये एयर पार्टिकल्स उसको रेजिस्ट कर रहे हैं. यहाँ पे एयर पार्टिकल्स को आपने निगलेक्ट करना है, इसको वैक्यूम कंसिडर करो. ये वैक्यूम है, यहाँ पे कुछ नहीं है, एयर पार्टिकल्स वगैरह कुछ नहीं है, ठीक है. आपको समझ में आ रहा है इस तरह से, राइट. तो ये फ्री फॉल कहेंगे इसको. नाउ सी, वी नो दैट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ड्यू टू द अर्थ्स एक्ट ऑन ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट व्हेन वी वेर होल्डिंग द स्टोन इन आवर हैंड. द स्टोन वाज एक्सपीरियंसिंग दिस फोर्स बट इट वाज बैलेंस्ड बाय द फोर्स दैट वी वेर अप्लाइंग ऑन इट in the opposite direction. As a result, the stone remained at rest. Once we release the stone from our hands, the only force that acts on the gravitational force of the earth, and the stone falls under the influence of gravity. इसको ही हम लोग free fall कहेंगे. Thus, the released stone is in the free fall. In free fall, the initial velocity of the object is zero and goes on increasing due to the acceleration due to the gravity of the earth. During free fall, the frictional force due to air opposes the motion of the object, and buoyant force also acts on the object. Thus, true free fall is possible only in vacuum. ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने क्या बोला, ये जो हो रहा है इसको वैक्यूम में कंसीडर करो, ट्रू फ्री फॉल. नहीं तो फिर क्या होगा, पत्थर अगर नीचे गिर रहा है तो एयर पार्टिकल्स भी उसको अपोज कर रहे हैं ना. तो कोई भी चीज़ जब ऊपर धकेलने की कोशिश करती है तो उसको बॉयंट फोर्स बोला जाता है. क्या बोला जाता है? बॉयंट फोर्स या फिर फोर्स ऑफ बॉयंसी. जैसे कि अगर आपने फुटबॉल पानी में फेंक दिया तो वो डूबता नहीं है, वो ऊपर तैरता है. वो इसलिए ऊपर तैर रहा है क्योंकि पानी ने नीचे से उसको फोर्स अप्लाई करके रखा है, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, फोर्स ऑफ बॉयंसी या फिर बॉयंट फोर्स कहेंगे. क्या कहेंगे? फोर्स ऑफ बॉयंसी या फिर बॉयंट फोर्स. हमेशा याद रखिए, कोई भी ऑब्जेक्ट जब ऊपर से नीचे गिरता है अर्थ के सरफेस पे तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे 0 होती है और फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे मैक्सिमम होती है. क्या होती है? मैक्सिमम होती है. ये चीज़ हम लोगों ने याद रखनी है, राइट. ओके. अब देखिए 9th स्टैंडर्ड में हम लोगों ने मोशन चैप्टर पढ़ा था. मोशन चैप्टर में हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी. उसमें आप लोगों को इक्वेशन ऑफ मोशंस याद रहेंगे. इक्वेशंस ऑफ मोशन या फिर काइनेमेटिकल इक्वेशंस या फिर न्यूटोनियन इक्वेशंस भी इनको बोला जाता है. तो इक्वेशन ऑफ मोशंस जो है वो 3 तरह के होते हैं. आप लोगों को याद होगा, v इज इक्वल टू यू प्लस
टी, है ना, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, राइट, एंड देन वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एस। ये 3 काइनेमेटिकल इक्वेशंस हम लोगों ने पढ़े थे मोशन चैप्टर में, राइट। अब देखिए ग्रेविटेशन चैप्टर जो है इसमें भी हम लोगों ने यही 3 काइनेमेटिकल इक्वेशन पढ़ने हैं, बट इनका थोड़ा सा रूप चेंज हो जाएगा, ये हम लोगों को थोड़े से अलग लगने लगते हैं। बताता हूँ मैं आपको कैसे। नाउ सी, लेट्स सी कैसे। इसको थोड़ा सा साइड में कर देते हैं, यहाँ पे हम लोग इसको चेक करने की कोशिश करते हैं। सी, यहाँ पे देखिए ये वाला पार्ट। अब देखिए जब हॉरिजॉन्टल मोशन होती है, हॉरिजॉन्टल मोशन होती है, और एक दूसरी होती है, वो होती है वर्टिकल मोशन। क्या होती है? वर्टिकल मोशन। वर्टिकल मोशन में या तो ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा या तो ऊपर से नीचे आएगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को? इस तरह से। तो ये 2 तरह के मोशंस होते हैं। अब ये हॉरिजॉन्टल मोशन में या तो वो राइट हैंड साइड में जाएगा या तो वो लेफ्ट हैंड साइड में आएगा। ये हॉरिजॉन्टल्स मोशन होते हैं, और नीचे वाले जो है वो वर्टिकल मोशंस होते हैं। अब हॉरिजॉन्टल मोशन में इक्वेशन ऑफ मोशंस जो है, ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोगों ने देखे थे वो क्या है? पहला, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एस। ओके, इस तरह से ये फॉर्मूलीज बनेंगे। बट हॉरिजॉन्टल मोशंस, सॉरी वर्टिकल मोशंस जो होती है, मान लीजिए ये ग्राउंड सरफेस है, ये क्या है? ग्राउंड सरफेस। अब ये चीज़ें आप लोग समझने की कोशिश करो। अगर ये कंसेप्ट क्लियर हो गया तो आप इससे रिलेटेड, ग्रेविटी से रिलेटेड जो भी मोशन के न्यूमेरिकल्स है वो सारे सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे कंसेप्ट है, देखिए जब ऑब्जेक्ट आप ऊपर फेंकते हो, जब आपका ऑब्जेक्ट ऊपर की डायरेक्शन में आप फेंकते हो, तो यहाँ पे रहेगी इनिशियल वेलोसिटी और यहाँ पे रहेगी फाइनल वेलोसिटी। सही है? तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी मैक्सिमम होती है और यहाँ पे वो 0 हो जाती है। क्या हो जाती है? 0 हो जाएगी। देखो जब नीचे से ऊपर ऑब्जेक्ट जाएगा ना, धीरे धीरे उसकी वेलोसिटी कम कम होती जाएगी और फाइनली यहाँ पे 0 बनेगी। इसलिए तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे रुकता है, और रुकने के बाद क्या हो जाता है? वो नीचे गिरता है, वो नीचे गिरने लगता है, राइट। अब देखिए ये होगी आपकी पहली केस, दिस इज योर फर्स्ट केस। नाउ दिस इज योर सेकेंड केस। अब सेकेंड केस में क्या होता है? ये आपकी रहेगी इनिशियल वेलोसिटी और यहाँ पे हो जाएगी आपकी फाइनल वेलोसिटी। अब नीचे जब वापस अर्थ पे ऑब्जेक्ट आता है ना, ये फाइनल वेलोसिटी वापस यहाँ पे मैक्सिमम हो जाती है और यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है? 0। क्योंकि यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी, जब नीचे से ऊपर ऑब्जेक्ट गया तो फाइनल वेलोसिटी क्या थी? 0। उसको ही मैंने यहाँ पे ट्रांसफॉर्म कर दिया, अब उसको इनिशियल वेलोसिटी बना दिया 0, क्योंकि अभी ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है दूसरी केस में, और यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0। मान लीजिए यहाँ पे आपकी इनिशियल वेलोसिटी थी 5 मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ पे भी आपकी फाइनल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड ही रहने वाली है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के हिसाब से। ठीक है, कुछ इस तरह से। मतलब इससे हम लोगों को ये समझना है, जब कभी हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और न्यूमेरिकल में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो स्टोन वॉज थ्रोन अपवर्ड्स, पत्थर को ऊपर फेंका गया है, तो हमेशा उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या ले लो? 0, और इनिशियल वेलोसिटी क्वेश्चन में दी जाएगी तुमको। और कभी कभी क्वेश्चन में जब ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन में जब ऐसे न्यूमेरिकल पूछा जाता है, द स्टोन वाज थ्रोन डाउनवर्ड्स, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 ले लो और फाइनल वेलोसिटी मैक्सिमम तुमको दी जाएगी, या फिर कैलकुलेट करने के लिए बोलेंगे। ठीक है, ये कंसेप्ट हमेशा याद रखिएगा। एवरी टाइम यू नीड टू रिमेंबर दिस कंसेप्ट, एवरी टाइम, हमेशा इसको याद रखना है तुम लोगों ने। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है यहाँ पे, इस केस में आपके जो काइनेमेटिकल इक्वेशंस है वो कैसे बनेंगे? आपके जो काइनेमेटिकल इक्वेशंस होते हैं वो कैसे बनेगा यहाँ पे? ठीक है, ये हम लोगों ने देखना है। अब देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट जा रहा है अपवर्ड, ठीक है, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ रहा है डाउनवर्ड। क्या? डाउनवर्ड। मेरे को एक चीज़ बताओ, यहाँ पे ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है, ऑब्जेक्ट कहाँ जा रहा है? ऊपर, मतलब ग्रेविटी के अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहा है। ऑब्जेक्ट ग्रेविटी के अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहा है, तो आपकी काइनेमेटिकल इक्वेशन क्या बनेंगे पता है? v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी। ये माइनस क्यों आया पता है? यहाँ पे ग्रेविटी माइनस क्यों बनी पता है? क्योंकि ग्रेविटी का फोर्स हमेशा नीचे एक्ट करता है और आपका पत्थर जा रहा है ऊपर। मतलब ग्रेविटी अगर ऐसे जा रही है और पत्थर जा रहा है ऊपर, तो उसको माइनस जी लेना पड़ेगा अपोजिट डायरेक्शन में। ये तो वेक्टर क्वांटिटी है, राइट, इस तरह से। और दूसरा काइनेमेटिकल इक्वेशन क्या बनेगा पता है? सेकंड काइनेमेटिकल इक्वेशन, s इक्वल्स टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। और तीसरा काइनेमेटिकल इक्वेशन क्या बनेगा?
वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर माइनस ट्वाइस जी एच, है ना। हाइट, क्योंकि यहाँ पे हाइट लेना पड़ेगा, एस की जगह भी आप यहाँ पे हाइट ले सकते हो। एच इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर माइनस ट्वाइस जी एच, इस तरह से, राइट। अब डाउनवर्ड मोशन में यही काइनेमेटिकल इक्वेशंस क्या बनेंगे, v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, यहाँ पे u प्लस जी टी ले लो, ग्रेविटी लेनी पड़ेगी। यहाँ पे जो पहले एक्सेलरेशन था वो बन जाता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यहाँ पे मैंने g लिया, a की जगह मैंने g क्यों लिया, क्योंकि अभी ग्रेविटी के टर्म्स में हम लोग बात कर रहे हैं, क्योंकि ये वर्टिकल मोशन है। अभी मैंने एक्सेलरेशन नहीं लिया है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लिया है, दैट इज बीन सिंबलाइज्ड बाय द लेटर स्मॉल g। ओके, देन सेकेंड काइनेमेटिकल इक्वेशन क्या बनेगा, h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वेयर। समझ में आ रहा है, इस तरह से। यहाँ पे प्लस इसलिए आ रहा है क्योंकि अब पत्थर कहाँ पे आ रहा है, नीचे, और ग्रेविटी की डायरेक्शन भी कहाँ पे है, नीचे, तो ये पॉजिटिव साइन आएगा। बट अगर अपोजिट डायरेक्शन में काम करेगा तो नेगेटिव साइन आएगा, राइट। देन थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन क्या बनेगा, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस जी एच, है ना, इस तरह से। तो ये सारी चीज़ें आप लोग एक बार लिख लीजिए आपके नोट्स में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो यही सारी टर्म्स यहाँ पे भी उन्होंने एक्सप्लेन करी है, जो बॉक्स दिख रहा है यहाँ पे इन्होंने ये टर्म्स एक्सप्लेन करे। अगर कहीं पे इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो जाती है, कहीं पे अगर इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो जाती है, तो यहाँ पे v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, तो u तो जीरो है तो इसलिए जी टी लिया, यहाँ पे भी u जीरो हो गया, हाफ जी टी स्क्वायर, यहाँ पे भी u जीरो हो गया, ट्वाइस जी एस यहाँ पे बचा है, ठीक है, इस तरह से। तो ये सारी चीज़ें नोट्स जो है आप लोग आपके साथ लिख लीजिएगा, दे वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। ये सारे टर्म्स आप लोगों को समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। ओके, मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट पार्ट। हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है वहाँ पे हम लोग मूव करते हैं। ये जो डू यू नो वाला पार्ट है ये आप लोग एक बार पढ़ लेना, फीदर का, और वो एक्सपेरिमेंट दिया है उन्होंने, फीदर और स्टोन होता है ना, फीदर को और स्टोन को हम अगर पर्टिकुलर हाइट से अगर छोड़ देते हैं नीचे, तो फीदर जो है ऐसे झूमते झूमते नीचे आता है, बट पत्थर ऐसे डायरेक्ट धड़ाम से नीचे गिर जाता है। ऐसे क्यों, फीदर जो है उसका वॉल्यूम ज़्यादा है, वॉल्यूम ज़्यादा होने के कारण उसको एयर रेजिस्ट करती है, बट पत्थर को रेजिस्ट नहीं कर पाती, है ना, कुछ इस तरह से, राइट। वो भी यहाँ पे उन्होंने एक्सप्लेन किया है। देन यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स है, कुछ न्यूमेरिकल्स है। यहाँ पे न्यूमेरिकल्स में जो काइनेमेटिकल इक्वेशन अभी हम लोगों ने देखे हैं उनको एक्सप्लेन किया है, इसको देखने से ही आप लोगों को समझ में जाएगा, फिर भी मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। एग्जांपल 1, एन आयरन बॉल ऑफ मास 3 किलोग्राम इज रिलीज्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 125 मीटर एंड फॉल्स फ्रीली to the ground. Assuming that the value of g is 10 meter per second square, calculate time taken by the ball to reach the ground. एक 3 किलोग्राम का गोला है, आपने उसको 125 मीटर की हाइट से नीचे छोड़ दिया, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो उसको कैलकुलेट करिए आप लोग, इसको कैलकुलेशंस करना है। इसको आप लोग ऐसे एज्यूम भी कर सकते हैं, ये ग्राउंड सरफेस है, और यहाँ पे ये जो हाइट है ये 125 मीटर की हाइट है। क्या ये 125 की है, या 125 मीटर की ये आपकी हाइट है, या फिर डिस्टेंस भी, या फिर एच भी लिखा तो भी चलेगा, राइट, ओके। और उसका मास कितना है, ये जो पत्थर है इसका मास कितना है भाई, इसका मास है 3 किलोग्राम, है ना। और ये चीज़ आप लोगों ने नीचे ऐसे फेंक दी, ठीक है, इस तरह से। अब ऊपर से नीचे आ रही है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी कितना होना चाहिए, 0 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पे v मैक्स रहेगा, आपका v जो है वो v मैक्स रहेगा, मैक्सिमम वेलोसिटी तो यहाँ पे मिलने वाली तुम लोगों को, राइट। अब ऊपर से नीचे आने के लिए उसको टाइम लगता है t, जो तुम लोगों को कैलकुलेट करने के लिए बोला है, टाइम टेकन बाय द बॉल टू रीच द ग्राउंड। तो टाइम अगर तुम लोगों को कैलकुलेट करना है तो टाइम कैसे कैलकुलेट करेंगे, यस कम ऑन टेल मी। अभी हम लोगों के पास 3 काइनेमेटिकल इक्वेशन है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, या फिर v इज इक्वल टू यू प्लस जे टी, है ना, जी टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, एंड वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस जी एच। तो इनमें से आप कौन सा काइनेमेटिकल इक्वेशन यूज़ करोगे, v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी यूज़ कर सकते हैं क्या, नहीं, क्योंकि तुम लोगों को फाइनल वेलोसिटी नहीं दी है, तो v है ही नहीं तुम्हारे पास, तो तुम क्या करोगे, सेकंड काइनेमेटिकल इक्वेशन यूज़ करोगे। सेकंड काइनेमेटिकल इक्वेशन यूज़ करा, s तुमको दिया है 125, देखो 125 दिया था तुम लोगों को, यहाँ पे पुट कर दिया। u मतलब इनिशियल वेलोसिटी होती है, वो 0 है, हाँ 0 है वो, यहाँ पे तुम लोगों ने पुट कर दिया। देन प्लस 1/2 एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी लेने के लिए बोला है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तुमको बोला है कि 10 ले लो, 10 ले लो, राइट, 10 लेने के लिए बोला है, और टाइम तुम लोगों को कैलकुलेट करना है, तो सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे कर दिया तुमने, 125
125 इक्वल्स टू 1/2, तो ये कट जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा, ठीक है। तुम लोगों को क्या मिला 125 इज इक्वल टू 5t², है ना, बट t² इक्वल्स टू 125/5, तो आंसर 5 आता है। t² इक्वल्स टू 5t सेकेंड्स आएगा, रूट में चला जाएगा तो, है ना। द बॉल टेक्स 5 सेकेंड्स टू रीच द ग्राउंड। इस तरह से तुम इसको कैलकुलेट कर सकते हो। दूसरी चीज़ क्या है यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट इक्वेशन, बट कैलकुलेट करने के लिए क्या बोला था पहले वो तो देखो। हाँ, वेलोसिटी ऑफ द बॉल ऑन रीचिंग द ग्राउंड, जब बॉल ग्राउंड पे रीच किया तो उसकी वेलोसिटी क्या थी, ये कैलकुलेट करने के लिए बोला है। मतलब वहाँ वापस वही सवाल क्या था अपना, वो ग्राउंड, ठीक है, कुछ इस तरह से, ये 125 मीटर की हाइट, ठीक है। यहाँ पे आपका गोला जो कि 3 किलोग्राम का था और वो नीचे गिर गया, कितने टाइम में गिर गया, 5 सेकंड में गिर गया। अभी कैलकुलेट किया था हमने, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी 0, और यहाँ पे भी तुम लोगों को कैलकुलेट करने के लिए बोला है दूसरी चीज़, ठीक है। कैसे कैलकुलेट करेंगे, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट इक्वेशन, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है, ओके। सो u हमेशा 0 रहेगा जब बॉल ऊपर से नीचे गिरता है तब, ठीक है। एक्सेलरेशन 10 ले लो, टाइम 5 ले लो, 10 5 जा 50, आ गया मैक्सिमम वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकेंड, राइट। देन हाफ टाइम, उसके बाद क्या पूछा है, हाफ टाइम ही पूछा है। एक सेकेंड होल्ड ऑन, हाफ टाइम कहाँ चला गया वो, हाँ, थर्ड चीज़ तुम लोगों को पूछी है, द हाइट ऑफ द बॉल एट हाफ द टाइम इट टेक्स टू रीच द ग्राउंड। यस, हाफ द टाइम इट टेक्स टू रीच द ग्राउंड। इसका मतलब हम लोगों को ये पूछा है वापस, चलो इसको, ये ग्राउंड सरफेस है, ये ग्राउंड सरफेस है, ये 125 हाइट है, ठीक है, कुछ इस तरह से। यहाँ से आपका पत्थर नीचे गिर रहा है, तो आपको पूछा गया है कि 2.5 सेकेंड्स में, हाफ द टाइम बोला है ना। टाइम कितना लगा था यहाँ से लेकर यहाँ तक आने के लिए, टाइम लगा था 5 सेकेंड्स। 5 का हाफ क्या होता है, 2.5 होता है, क्या होता है, 1 सेकेंड, 2.5 होता है, कितना होता है 2.5। तो जब पत्थर नीचे आ रहा था तो 2.2वें टाइम पे उसकी हाइट कितनी थी ग्राउंड से, समझ में, हाइट पूछा है, कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया ऊपर से वो नहीं पूछा, हाइट पूछा है। हाइट तो नीचे से मेजर करी जाती है ना, तो हाइट पूछा है तुम लोगों को, तो कितना आएगा हाइट, 2.5 सेकेंड्स तुम लोगों का टाइम है। बॉल की हाइट पूछी तुम लोगों को, ठीक है, बॉल की हाइट अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड इक्वेशन यहाँ पे यूज़ करो, यस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, है ना। हाइट मिल जाएगा तुम लोगों को, यू की वैल्यू 0 पुट कर दी, देन हाफ एज इट, एक्सेलरेशन 10 ले लिया, टाइम इतना ले लिया, कितना डिस्टेंस मिला 31.25 मीटर, इतना डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया है, उतना डिस्टेंस बॉल ने ऊपर से नीचे ट्रैवल किया है, बट हाइट कितनी थी 125, सो 125 में से 31.25 माइनस करो, इतनी हाइट पे बॉल पहुंचा था, ठीक है। इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। देन नेक्स्ट न्यूमेरिकल प्लीज, नेक्स्ट न्यूमेरिकल में क्या है, अ टेनिस बॉल इज थ्रोन अप and reaches a height of 4.05 meter before coming down. Oh my god, what was its initial velocity? How much time, total time will it take to come down? Assume g is equal to 10 meter per second square. चलो ये भी एक फालतू सा सवाल है, इसको भी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये ग्राउंड सरफेस है, राइट, दिस इज ग्राउंड सरफेस, है ना, एक टेनिस बॉल है। अब बॉल तुमने ऊपर फेंका है ना, पहले की तरह ऊपर से नीचे नहीं गया है, अभी उल्टा गया है, तो यहाँ पे ग्रेविटी निगेटिव कंसीडर करनी पड़ेगी, इसलिए यहाँ पे -10 लिया, दिख रहा है तुम लोगों को खुली आंखों से, ठीक है, स्क्रीन के ऊपर। देन टेनिस बॉल इज थ्रोन अप एंड रीचेस अ हाइट ऑफ 4.05 मीटर, इसकी हाइट कितनी है 4.05, ये हो गई इसकी हाइट, ठीक है, ये h है, ओके, हाइट। देन आगे क्या है, कमिंग डाउन, व्हाट वाज इट्स इनिशियल वेलोसिटी, तो नीचे गिरने से पहले उसका इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे क्या था, अब ये तो मैक्सिमम रहेगा, ग्राउंड पे वेलोसिटी मैक्सिमम होता है, शुरुआत में ही बोला था मैंने, है ना, बिना वेलोसिटी के वो ऊपर भी नहीं जाएगा। देन हाउ मच टोटल टाइम इट विल टेक टू कम डाउन, एज्यूम जी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पे तुम लोग को दो चीज़ें पूछी, सबसे पहले तो इनिशियल वेलोसिटी, और दूसरी चीज़ पूछी है उसका जाने का टाइम प्लस आने का टाइम क्या होगा, जाने का टाइम प्लस आने का टाइम। हमेशा याद रखिएगा जाने का टाइम जितना होता है उतना ही टाइम आने का होता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फ्री फॉल के केस में हमेशा याद रखिए, अगर आपका जाने का टाइम अगर t1 है और आने का टाइम अगर t2 है, तो t1 प्लस t2 आपको टोटल टाइम मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, टोटल टाइम। t1 मतलब ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है तो इसको बोला जाता है टाइम ऑफ असेंड, और t2 जब ऑब्जेक्ट नीचे आता है तो इसको बोला जाता है टाइम ऑफ डिसेंड। एवरी टाइम प्लीज रिमेंबर, टोटल टाइम इज इक्वल टू टाइम ऑफ असेंड प्लस टाइम ऑफ डिसेंड, t1 प्लस t2, ये हमेशा आप लोगों ने क्या करना है, याद रखना है। अब यहाँ पे तुम लोगों को पूछा है उसकी इनिशियल वेलोसिटी, यू हैव थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन, क्योंकि पहला और दूसरा इसलिए यूज नहीं कर सकते क्योंकि उसमें t है और हम लोग को t नहीं दिया है ना, सो
इनिशियल वेलोसिटी इस तीसरे वाले इक्वेशन से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। v तो यहाँ पे 0 होगा क्योंकि फाइनल वेलोसिटी आप यहाँ पे है 0, ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर जा रहा है तो ये फाइनल वेलोसिटी और ये इनिशियल वेलोसिटी, सो v हो गया 0, u² + 2, a लिया मैंने माइनस, है ना, और s है 4.05 हाइट उसकी, कैलकुलेशंस करेंगे u² मिल जाएगा 81 और 81 का रूट होता है 9, है ना, सो u = आया 9 मीटर पर सेकेंड। मिल गई आपको इनिशियल वेलोसिटी टेनिस बॉल की। ओके, उसके बाद आपको पूछा है टाइम ऑफ एसेंड और टाइम ऑफ डिसेंट क्या है। टाइम ऑफ एसेंड और टाइम ऑफ डिसेंट कैलकुलेट करने के लिए आपके पास फॉर्मूला है s = ut + ½ at², है ना, इस तरह से। तो विद हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला आप कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे करोगे, ये फॉर्मूला आपने यूज़ किया, ठीक है, इस फॉर्मूला में आपने s पुट कर दिया, देन u की वैल्यू जो है, अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा है फॉर एग्जांपल, है ना, ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिर रहा है, इसलिए उन्होंने क्या किया, u इसको 0 ले लिया है, देन हाफ, देन a 10 लेने के लिए बोला है, दिख रहा है यहाँ पे प्लस लिया है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिर रहा है, ग्रेविटी की डायरेक्शन में माना है, ठीक है, इस तरह से। तो सेम इक्वेशन आप लोगों ने क्या करना है, t² के लिए अरेंज करिए, उसको डिवाइड करेंगे तो आपको मिल जाएगा 0.81, कितना मिल जाएगा 0.81, ठीक है, t² का आंसर। तो t कितना आया है, तो इसका अगर रूट निकालते हैं तो कितना मिलेगा, t = 0.9 सेकेंड्स, बट ये आने का टाइम हो गया, तो आने का टाइम अगर 0.9 है तो जाने का टाइम भी कितना होगा 0.9, देन 0.9 2 ज़ा 1.8 सेकेंड्स, सो ये जाने का प्लस आने का टाइम है टेनिस बॉल का, ठीक है। इस तरह से इस न्यूमेरिकल को आप सॉल्व कर सकते हो। ये सारे गिवन न्यूमेरिकल्स हैं तो इसलिए मैंने यहीं पे आपको एक्सप्लेन किया, बट कुछ अनसॉल्व न्यूमेरिकल्स है उसको हम लोग ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देन यूज योर ब्रेन पावर। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स इज हायर on object of larger masses. Why doesn't that object fall down with higher velocity as compared to an object with lower masses? तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, इस क्वेश्चन का आंसर आप सोच सकते हैं, मैं आपको थोड़ा सा टाइम देता हूँ, इसका मीनिंग क्या है, प्लीज ट्राई टू, आई होप आप लोगों ने सोचा होगा। देखिए यहाँ पे इसको मैं एक्सप्लेन करता आप लोगों को, इस क्वेश्चन का मीनिंग क्या होता है। ओके, मान लीजिए ये वापस अर्थ का सरफेस है, ये अर्थ का क्या है, सरफेस, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है और ये दूसरा ऑब्जेक्ट है, इसका मास 10 किलोग्राम है, इसका मास 3 किलोग्राम है, और दोनों ऑब्जेक्ट को अगर तुमने नीचे फ्रीली रिलीज कर दिया तो सबसे पहला कौन सा ऑब्जेक्ट गिरेगा, चलो बताओ, है ना, को दोनों में से अगर आपने दोनों को एक साथ रिलीज कर दिया तो सबसे पहले कौन सा ऑब्जेक्ट गिरेगा। ये एक स्पीयर है, बहुत बड़ा सा गोला है, ठीक है, और इसको आप लोगों ने नीचे रिलीज कर दिया तो सबसे पहले कुछ लोगों का आंसर होगा सर ये गिरेगा, ये वाला गिरेगा, ठीक है, कुछ लोगों का आंसर होगा सर ये वाला गिरेगा, ठीक है। तो मैं आप लोगों को बता दूं दोनों साथ में ही गिरेंगे, दोनों साथ में ही गिरेंगे, क्योंकि इनकी जो स्पीड है, इनकी जो वेलोसिटी है, ये इनके मास के ऊपर निर्भर नहीं करती। कैसे, देखो हम लोगों ने देखा था फॉर्मूला ग्रेविटी का, ग्रेविटी के जो फॉर्मूली है उसमें क्या देखा था, ग्रेविटी जो है वो मास के ऊपर डिपेंड नहीं करती है, ऑब्जेक्ट के मास के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। फॉर्मूला क्या है, g = gm/r², क्या ये फॉर्मूला था ग्रेविटेशन का, है ना। सो ग्रेविटी जो है वो ऑब्जेक्ट के मास के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। ये जो मास है ये किसका मास है, ये अर्थ का मास है, ये ऑब्जेक्ट का मास नहीं है। अगर ऐसे होता g = gm देन छोटा वाला m/r², तो ये छोटा वाला m मतलब ऑब्जेक्ट का मास होता है, मतलब ये वाले ऑब्जेक्ट्स इनका मास होता है, बट ये फॉर्मूला में छोटा m है क्या, बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब ऑब्जेक्ट के मास के ऊपर ग्रेविटी डिपेंड नहीं करती। तो नीचे से जो ग्रेविटी इन ऑब्जेक्ट को खींच रही है, तो इस ग्रेविटी का और ये छोटे मास का कोई संबंध है क्या, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब ये जो स्पीड है, ये वेलोसिटी जो गिरना है किसी भी ऑब्जेक्ट का, वो अर्थ के सरफेस पे मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, वो दोनों एक साथ ही गिरने वाले हैं। समझ में आ रहा है आप लोगों को। इस तरह से दोनों ऑब्जेक्ट जब एक साथ रिलीज कर देते हैं, एक बड़े मास वाला और एक छोटे मास वाला, दोनों ने एक साथ ही गिरना है। ओके, देन नेक्स्ट, मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट पार्ट। ओके, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एक कंसेप्ट है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी तो आप लोगों ने सुना रहेगा। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, द एनर्जी विच इज एसोसिएटेड विद द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, मतलब शेप होता है, ऑब्जेक्ट का साइज होता है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन होती है, अगर ये चेंज होती है तो पोटेंशियल एनर्जी ऑब्जेक्ट के पास आ जाती है। पोटेंशियल एनर्जी के बारे में आप लोगों ने क्या सुना होगा, चलो एक एग्जाम्पल देता हूँ। ये है आपका ग्राउंड सरफेस वापस, ठीक है, ऑब्जेक्ट की ग्राउंड सरफेस पे आपने ये बॉल रखा है, तो चलो बताओ इस बॉल की पोटेंशियल एनर्जी क्या है, क्या है इस बॉल की पोटेंशियल एनर्जी, 0। कितनी है, 0 जूल। कितनी होती है, 0 जूल। एनर्जी जूल में मेजर करी जाती है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी 0। इसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 क्यों, क्योंकि हम लोग को पता है पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, mgh,
क्या होता है mgh। चलो इस ऑब्जेक्ट का मास अगर 1 किलोग्राम है ले लिया, इस ऑब्जेक्ट की ग्रेविटी अगर 10 है ले ली, इस ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी ग्राउंड सरफेस से 0, ग्राउंड पे ही पड़ा है तो हाइट कितनी होगी 0, तो एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 0 0, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ गई भाई 0 आ गई। ठीक है, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट अगर अर्थ के सरफेस पे होता है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी हमेशा क्या रहने वाली है 0 रहने वाली है। बट अगर इसको मैं ऊपर एक पर्टिकुलर हाइट पे उठाऊं तो अब इसके पास हाइट आ गई, तो हाइट मान लीजिए 10 आ गई, 10 10 सा 100 इंटू 1 100, तो इसका 100 जूल हो जाएगा अभी पोटेंशियल एनर्जी। मतलब ऑब्जेक्ट जैसे ही हाइट पे उठ जाता है तो ये मोशन में आने लगता है, सो अब उसके पास काइनेटिक एनर्जी आने लगती है, और ये काइनेटिक एनर्जी चलते चलते यहाँ पे रुकने के बाद पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, और यही पोटेंशियल एनर्जी वापस रिलीज अगर करते हो वापस वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है और यहाँ पे जीरो हो जाती है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, राइट, इस तरह से। तो पोटेंशियल एनर्जी का वही फॉर्मूला है। अभी देखिए यहाँ पे हम लोगों को ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला ये रहा, ये क्या है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। फॉर्मूला कहाँ से आया टपका, ये देखो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है mgh, क्या है mgh, और g का फॉर्मूला हमने पिछले लेक्चर्स में देखा था। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर g, किसी भी प्लैनेट पे अगर आपको g कैलकुलेट करना है, ग्रेविटी कैलकुलेट करनी है उस प्लैनेट की, तो ग्रेविटेशनल फॉर्मूला क्या होता है gm अपॉन आर स्क्वायर होता है। क्या होता है gm अपॉन आर स्क्वायर। बट मान लीजिए, और ये छोटा जो r है, ये कैपिटल G क्या है, दैट इज अर्थ्स यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, अर्थ्स नहीं किसी भी, मतलब पूरे यूनिवर्स का वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। मास मतलब कैपिटल M मतलब क्या है, किसी भी प्लैनेट का मास, और r क्या है उस प्लैनेट की रेडियस, ये है उस प्लैनेट की रेडियस, और कैपिटल M है उस प्लैनेट का मास, और G है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इस तरह से। बट यहाँ पे बोला क्या गया है पता है, यहाँ पे एक स्टेटमेंट है, मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ पे है, दैट इज हाइट्स the potential energy is less than 0, it is negative, एक सेकेंड, when an object is at height, हाँ, when an object is at height h from the surface of the earth its potential energy is, अभी ऑब्जेक्ट हाइट पे चला गया है, अभी वो रेडियस पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है ऑब्जेक्ट, अब वो एक पर्टिकुलर हाइट पे चला गया, मतलब ये r और ये हाइट दोनों को मिला दो तो बन जाएगा r प्लस हाइट, है ना, इस तरह से। तो ये फॉर्मूला क्या बनेगा, g इक्वल्स टू g m अपॉन r प्लस h स्क्वायर, g इक्वल्स टू जी एम अपॉन आर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, सो अब ये जो वैल्यू है g की, इस वैल्यू को आप यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो इसको पुट करने के बाद फॉर्मूला क्या बनेगा, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू m इनटू जी एम डिवाइडेड बाय आर प्लस एच स्क्वायर इनटू, यहाँ पे भी हम लोग सिर्फ हाइट नहीं ले सकते हैं, आर प्लस एच ही लेना पड़ेगा, आर प्लस एच। ठीक है, सो आर प्लस एच कैंसिल, पोटेंशियल एनर्जी मिलती है m इंटू जी एम अपॉन आर प्लस एच। इसको थोड़ा सा स्टैंडर्ड तरीके से अगर आप लिखोगे तो क्या मिलेगा आप लोगों को, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू जी एम अपॉन आर प्लस एच। बट यहाँ पे नेगेटिव साइन इसलिए लगाना पड़ेगा क्योंकि तुम अर्थ के सरफेस से ऊपर जा रहे हो, जबकि ग्रेविटी नीचे खींच रही है और तुम ऊपर जा रहे हो, तो ये माइनस जी आएगा, तो इसलिए हमने इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया है, और ये बन गया तुम लोगों को ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। ओके, सो आई होप यू आर डन विथ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। सो नाउ विल बिगिन विथ अ न्यू टॉपिक, एस्केप वेलोसिटी। नाउ व्हाट इज दिस एस्केप वेलोसिटी? आपने कभी मिसाइल को लॉन्च करते हुए देखा है, टीवी में देखा होगा आपने, मिसाइल हम लोग जनरली लॉन्च करते हैं, है ना। अब देखिए, मुझे आप एक चीज़ बताइए, यहाँ पे वापस एक थोड़ा सा लॉजिकल कंसेप्ट है। ओके, ये अपना अर्थ का सरफेस है, अर्थ का सरफेस बार बार आ रहा है इसमें देखिए, और मुझे एक चीज़ बताइए, आपको यहाँ पे दो केसेस है। पहली बार आपने एक बॉल ऊपर फेंका, वो यहाँ तक चला गया, दूसरी केस में वापस आपने बॉल फेंका, वो इतनी हाइट पे चला गया, तीसरी केस में वापस आपने बॉल ऊपर फेंका है, वो इतनी हाइट पे चला गया। तो यहाँ पे हाइट के तीन डिफरेंसेस हम लोगों को नजर आते हैं। देयर आर 3 डिफरेंट सिचुएशंस वी कैन सी ओवर हियर। नाउ यू टेल मी, यहाँ पे आपने इनिशियल वेलोसिटी दी है, यहाँ पे भी आपने इनिशियल वेलोसिटी दी है, और यहाँ पे भी आपने इनिशियल वेलोसिटी दी है। जब तक आप ऑब्जेक्ट को इनिशियल वेलोसिटी देते नहीं हो, वो ऊपर नहीं जाएगा। तो इससे हम लोगों को ये समझ में आएगा कि सर यहाँ पे हाइट का ये जो डिफरेंस है, ये इसलिए है बिकॉज इट डिपेंड्स ऑल अपॉन
द इनिशियल वेलोसिटी गिवन, आप जितनी कम इनिशियल वेलोसिटी दोगे वो उतना कम हाइट पे जाएगा। आप जितनी इनिशियल वेलोसिटी ज़्यादा दोगे ऑब्जेक्ट उतना ज़्यादा हाइट पे जाएगा। आप लोगों को समझ में आ रहा है? मोर विल बी द इनिशियल वेलोसिटी, मोर विल बी द हाइट टेकन बाय द ऑब्जेक्ट, वो उतना ऊपर चला जाएगा। ये समझ में आ रहा है? मान लीजिए जैसे कि यहाँ पे आपने 2 मीटर पर सेकेंड दिया रहेगा, यहाँ पे 4 दिया रहेगा, यहाँ पे 8 मीटर पर सेकेंड दिया रहेगा। मोर विल बी द इनिशियल वेलोसिटी, मोर विल बी द हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ओके, अब हम लोग अगर मिसाइल की केस में बात करते हैं, है ना, या फिर कभी कभी हम लोगों को सैटेलाइट्स लॉन्च करने होते हैं स्पेस में। अब अपना अर्थ का सरफेस अगर यहाँ पे है और आपने को अगर स्पेस में सैटेलाइट्स लॉन्च करने, यहाँ पे अगर मुझे सैटेलाइट्स लॉन्च करने हैं तो ये हाइट तो बहुत ज़्यादा है, तो आपकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए? आपको समझ में आ रहा है क्वेश्चन क्या है मेरा? अगर आपको कितना इनिशियल वेलोसिटी देना पड़ेगा तब जाके आपका जो मिसाइल है, आपका जो सैटेलाइट है वो स्पेस में चला जाएगा? बहुत ज़्यादा। सिर्फ 2 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड, 8 मीटर, 100, 1000 मीटर पर सेकेंड से ये काम नहीं चलने वाला। आपको इनिशियल वेलोसिटी बहुत ज़्यादा देनी पड़ेगी, इतनी ज़्यादा देनी पड़ेगी कि ऑब्जेक्ट मिसाइल को लेके, मिसाइल सैटेलाइट को लेके डायरेक्ट कहाँ पे पहुँचना चाहिए? स्पेस में, जहाँ पे ग्रेविटी ज़ीरो है और वहाँ पे ऑर्बिट में वो क्या करेगा? रिवॉल्व करेगा। अर्थ के ऑर्बिट में क्या करेगा? वो रिवॉल्व करेगा। आपको समझ में आ रहा है? कुछ इस तरह से। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन ये है, ऐसी वेलोसिटी जिससे आपका सैटेलाइट अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से एस्केप होता है, उस वेलोसिटी को हम कहेंगे एस्केप वेलोसिटी। द वेलोसिटी विथ विच द सैटेलाइट एस्केप्स और द ऑब्जेक्ट एस्केप्स द अर्थ्स ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस। अगर ये आपकी अर्थ है और उसका ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस इतनी एरिया में है, तो ये ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस को एस्केप करके ऑब्जेक्ट यहाँ पे अगर जाता है तो ऐसी इनिशियल वेलोसिटी को एस्केप वेलोसिटी बोलो। The velocity with which the object escapes the Earth's gravitational influence is called escape velocity. A very important part again. इसको हम लोग क्या कहेंगे? escape velocity कहेंगे। समझ में आ रहा है? कुछ इस तरह से। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब ये escape velocity ही हम लोगों को कैलकुलेट करनी है, और वो escape velocity मैं आपको नॉलेज के लिए बता देता हूँ। escape velocity कितनी होती है? देखिए, इतनी होती है। देखिए escape velocity कितनी होती है। इतनी वेलोसिटी से अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को आप ऊपर छोड़ते हो तो वो स्पेस में पहुंचता है। क्या है एस्केप वेलोसिटी? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। माय गॉड, एक सेकेंड में ऑब्जेक्ट कितना दूर जाना चाहिए? 11.2 किलोमीटर। कैन यू इमेजिन कितनी स्पीड होगी एक सेकेंड में? लगभग यहाँ से पुणे, अपने अहमदनगर से पुणे कितना दूर होगा? अराउंड 100 किलोमीटर हम लोग यहाँ पे पकड़ लेते हैं। अगर इतनी स्पीड से आप पुणे जाने की कोशिश करते हो ना, इतनी स्पीड से अगर आप पुणे जाने की कोशिश करते हो, ठीक है, सो आप अराउंड 10 सेकेंड में आप पुणे पहुंच जाओगे। विद इन 10 सेकेंड्स यू विल रीच टू पुणे फ्रॉम अहमदनगर। इतनी स्पीड से 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। इतनी स्पीड उस मिसाइल की होनी चाहिए, तब जाके वो स्पेस में क्या हो जाएगा? अर्थ की ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस को ब्रेक करके वो स्पेस में पहुंच जाएगा। राइट? अब ये आंसर कहाँ से आया? ये एस्केप वेलोसिटी हमने कैसे कैलकुलेट करी, इसको हम लोगों ने क्या करना है? देखना है। ये एस्केप वेलोसिटी वापस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दिस इज आवर लास्ट टॉपिक दैट वी आर गोना सी। आफ्टर दैट सक्सेसफुली विल कंप्लीट द चैप्टर, and in tomorrow's lecture we'll try to discuss about the numericals and question answers of this chapter. okay, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ देखिए, अभी देखिए, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी तो हमने देखा, एस्केप वेलोसिटी इसको पढ़ते, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर डेरिवेशन भी पूछा जाता है एग्जामिनेशंस में। ओके, वी हैव सीन दैट व्हेन अ बॉल इज थ्रोन अपवर्ड्स इट्स वेलोसिटी डिक्रीजेस, पता है, बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशन ऑफ द अर्थ द वेलोसिटी बिकम जीरो, है ना? फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाती है जब ऑब्जेक्ट ऊपर जाता है, आफ्टर रीचिंग अ सर्टेन हाइट, एंड आफ्टर दैट द स्टोन स्टार्ट्स फॉलिंग डाउन। इट्स मैक्सिमम हाइट डिपेंड्स ऑन इट्स इनिशियल वेलोसिटी। जैसे कि मैंने अभी बताया, जितना इनिशियल वेलोसिटी होगा उतना ज़्यादा उसका मैक्सिमम हाइट होगा। द मैक्सिमम हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स अपॉन द इनिशियल वेलोसिटी अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ इक्वेशन, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस ट्वाइस s। v क्या है? फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉल, जो जीरो हो जाती है। ये सारी चीज़ें तो हमने देख ली थी, राइट? हायर द इनिशियल वेलोसिटी, लार्जर इज द हाइट रिच्ड बाय द बॉल। इसको भी अंडरलाइन करिए, जितनी ज़्यादा इनिशियल वेलोसिटी उतना बॉल का क्या होगा? हाइट। द रीजन फॉर दिस इज दैट द हायर द इनिशियल वेलोसिटी द बॉल विल अपोज द ग्रेविटी ऑफ द अर्थ मोर, एंड लार्जर विल बी द हाइट टू विच इट कैन रिच। जितना ज़्यादा एनर्जी से आप बॉल को ऊपर फेंकोगे ना, उतना वो अर्थ की ग्रेविटी को अपोज करने वाला है ऑब्जेक्ट।
ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा प्लीज़. ओके, देन वी हैव सीन अबाउट दैट द वैल्यू ऑफ g keeps decreasing as we go higher above the surface of the earth. Thus the force pulling the ball downwards decreases as the ball goes up. If we keep increasing the initial velocity of the ball, it will reach larger and larger heights, and above a particular value of the initial velocity of the ball is able to overcome the downward pull by the earth and can escape the earth forever and will not fall back on the earth. This velocity is called as escape velocity. जो definition मैंने बताई वो भी आप लिख सकते हैं, वो एक standard definition है, the velocity with which the object escapes the earth's gravitational influence, that is called escape velocity, right? ये भी लिख सकते हैं. हम लोगों ने देखा था, अगर आप लोगों को याद होगा, ये अगर अपना अर्थ का सरफेस है, और जैसे जैसे सेंटर से आप ऊपर जाते हैं ग्रेविटी क्या होती जाती है, डिक्रीज होती जाती है, ये हमने देखा था. तो वैसे ही आप सैटेलाइट अगर मिसाइल या फिर सैटेलाइट अगर आप ऊपर जा रहे हैं, ऐसे ऊपर जा रहे हैं तो ग्रेविटी धीरे धीरे कम हो रही है और ग्रेविटी का अपोजिशन भी कम हो रहा है, तो आपका स्पीड उतना ज़्यादा बढ़ेगा और अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, आप अर्थ के इन्फ्लुएंस से छुटकारा आप लोगों को मिल जाएगा और आप स्पेस में पहुंच जाओगे या फिर सैटेलाइट स्पेस में पहुंच जाएगा, राइट. देन नेक्स्ट, an object going vertically upwards from the surface of the earth having initial velocity equal to the escape velocity escapes the gravitational force of the earth. The force of gravity being inversely proportional to the square of the distance becomes zero only at infinite distance from the earth. This means that for the object to be free from the gravity of the earth, it has to reach infinite distance from the earth. The object will come to rest at an infinite distance and will stay there. अब देखते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट है उसकी एस्केप वेलोसिटी हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं. ये डेरिवेशन है छोटा सा, आप लोगों ने इस डेरिवेशन को डिराइव करना है, हमेशा याद रखिएगा. इसके इनिशियल पॉइंट्स जो है वो लिखने हैं आपने, ठीक है. क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है, तो आपने क्वेश्चन अगर आता है डिराइव एन इक्वेशन फॉर एस्केप वेलोसिटी, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है. या फिर दूसरा क्वेश्चन ऐसे पूछेंगे, प्रूफ V escape is equal to 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, इसको प्रूव करिए. ऐसे क्वेश्चन भी आप लोगों को पूछा जा सकता है, ठीक है. तो उसका आंसर यहाँ से शुरू हो जाएगा, राइट. फॉर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m, एक ऑब्जेक्ट है उसका मास स्मॉल m है, वो अर्थ के सरफेस पे, दो केसेस है यहाँ पे. जब अर्थ पे सरफेस पे होता है तब क्या होता है, और जब वो स्पेस में चला जाता है इन्फिनाइट डिस्टेंस पे तब क्या होता है. ये आपने गिवन चीज़ें लिखनी है. मान लीजिए कोई भी एक ऑब्जेक्ट है और वो अर्थ के सरफेस पे है, और अर्थ के सरफेस पे अगर है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी. काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2 mv². अगर वो स्पेस में चला गया तो, अगर वो स्पेस में चला गया तो उसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा. कम ऑन, एट इन्फिनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ सरफेस उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, और अर्थ के सरफेस पे उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ये आप लोगों ने बताना है यहाँ. तो देखिए, काइनेटिक एनर्जी किसी भी ऑब्जेक्ट की अर्थ के सरफेस पे वो ज़्यादा रहेगी, मैक्सिमम रहेगी. कितनी है वो, 1/2 mv². बट जैसे ही ऑब्जेक्ट अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाता है, हमने देखा था अर्थ का सरफेस है यहाँ पे, अगर ऑब्जेक्ट को मैंने यहाँ तक लॉन्च किया तो इनिशियल वेलोसिटी मैक्सिमम होगा, बट फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे क्या होगी, 0. तो मान लीजिए यहाँ पे स्पेस है, स्पेस में ऑब्जेक्ट पहुँच गया, तो स्पेस में अगर ऑब्जेक्ट पहुँच गया तो उसका v क्या हो गया, 0. सो फॉर्मूला क्या होता है काइनेटिक एनर्जी का, 1/2 mv². तो v क्या बन गया फिर, 0. तो v अगर 0 है तो काइनेटिक एनर्जी क्या बनेगी फिर स्पेस में, 0. समझ में आ रहा है, कुछ इस तरह से. पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हम लोगों ने देखा था. क्या है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, -gmm/r. ऊपर अगर देखोगे आप तो वो r+h था, बट यहाँ पे r+h नहीं लिखूंगा मैं. r+h में यहाँ पे क्यों नहीं लिखूंगा, r+h आप यहाँ पे इसलिए नहीं लिखोगे क्योंकि अभी तक ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस पे है. h उसमें तब ऐड करो जब वो एक हाइट पे चला जाएगा, राइट, इस तरह से. तो अर्थ के सरफेस पे पोटेंशियल एनर्जी है -gmm/r, और पोटेंशियल एनर्जी स्पेस में कितनी होगी. अब उसका हाइट क्या हो गया, इन्फिनिटी पे चला गया. वो कहाँ पे चला गया, इन्फिनिटी. एंड एनीथिंग डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी क्या होता है, 0 होता है, ठीक है. अब मुझे कैलकुलेट करनी है टोटल एनर्जी. टोटल एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम होता है. तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम देखो, टोटल एनर्जी इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी. सो 1/2 mv² प्लस पोटेंशियल एनर्जी gm/r. बट वो नेगेटिव है क्योंकि ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है तो ये नेगेटिव आएगा, ठीक है. तो ये तुम लोगों को मिल गया टोटल एनर्जी. किसके केस में,
है ना, जब ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस पे होता है। और इस केस में टोटल एनर्जी क्या है, काइनेटिक एनर्जी भी जीरो, पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो, तो जीरो प्लस जीरो जीरो। ठीक है, सो यहाँ पे हम लोगों को टोटल एनर्जी मिल गई अर्थ के सरफेस पे, और यहाँ पे टोटल एनर्जी मिल गई स्पेस में। अब एज पर द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी ऑन अर्थ सरफेस इज इक्वल टू एनर्जी इन स्पेस। ठीक है, एनर्जी ऑन अर्थ सरफेस कितनी है, 1/2 mv² माइनस gmm अपॉन आर इज इक्वल टू जीरो। इज इक्वल टू जीरो मतलब ये वाला जीरो, समझ में आ रहा है ना, E1 इज इक्वल टू E2। इसको हम लोगों ने क्या करना है, अभी इक्वेट करना है। इसको अगर आप लोग इक्वेट करते हो, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, इसको अगर आप लोग इक्वेट करते हो तो देखिए इक्वेट करने के बाद क्या आएगा। ओके, नाउ कंटिन्यूइंग विद दिस, इक्वेट करने के बाद क्या होगा, नाउ सी, आपका हम लोगों ने देखा था कि E1 इज इक्वल टू E2 होता है। सो E1 इज इक्वल टू E2। E1 की वैल्यू क्या है, E1 व्हाट इज एनर्जी, टोटल एनर्जी ऑन द अर्थ सरफेस, 1/2 mv² माइनस gmm अपॉन आर विच इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, अब देखिए तो ये माइनस साइन वहाँ पे चला जाएगा, तो क्या बन जाएगा, प्लस 1/2 mv² इक्वल्स टू gmm अपॉन r. Okay, this small m they will get cancel out, then 1/2 v² equals to gm upon r. ठीक है, मुझे escape velocity कैलकुलेट करनी है, this v is nothing but vec, v escape, so क्या बन जाएगा, v escape square equals to, ये 2 वहाँ पे जाएगा, बन जाएगा twice gm upon आर, क्या बन जाएगा, ट्वाइस GM अपॉन आर। अब देखिए गौर से, यहाँ पे एक मैं अरेंजमेंट करने वाला हूँ, इसको अगर मैंने आर से मल्टीप्लाई किया और आर से डिवाइड किया तो कोई फ़र्क पड़ेगा क्या, नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, इस तरह से। सो अभी वी एस्केप स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस GM आर डिवाइडेड बाय आर इंटू आर स्क्वायर। अब आप मुझे बताइए GM अपॉन आर स्क्वायर क्या होता है, GM अपॉन आर स्क्वायर क्या होता है, हमने देखा है। सो GM अपॉन आर स्क्वायर होता है स्मॉल g, क्या होता है, स्मॉल g। तो पुट कर दीजिए, V एस्केप स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस GR। सो V एस्केप इज इक्वल टू, स्क्वायर वहाँ पे चला गया, बन गया अंडर रूट ट्वाइस GR। क्या बन गया, अंडर रूट ट्वाइस GR। ठीक है, तो ये हो गया एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला। एस्केप वेलोसिटी के लिए ये फॉर्मूला बन गया। अब इसमें आप क्या करिए, वैल्यूज पुट कर दिए, V एस्केप इज इक्वल टू अंडर रूट 2 इनटू जी की वैल्यू क्या होती है 9.8, और अर्थ का रेडियस क्या होता है 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6। ये वैल्यू फिक्स होती है, अर्थ का रेडियस वगैरह ये सारी वैल्यूज़ क्या होती है, फिक्स। इसको आप सिंप्लीफाई करके भी सॉल्व कर सकते हो, जैसे कि इसको अगर आप करोगे 2 इंटू 9.8 6.4, या फिर ऐसे कर दीजिए सिंपल, इसको ऐसे कर सकते हैं, ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं आप। 1 सेकेंड, वी एस्केप इक्वल्स टू अंडर रूट। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल आपने ये जो 6 है इसको रूट के बाहर निकाला, 10 टू द पावर 6 जो है, इसको अगर रूट के बाहर निकालते हैं आप तो वो क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा वो, 1 सेकेंड, 9.8 इंटू 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 था यहाँ पे, इसको अगर रूट के बाहर निकालते हैं तो क्या बनेगा, 2 इंटू 9.8 इंटू 6.4 इंटू 10 टू द पावर 3 बनेगा, रूट के बाहर निकालेंगे तो। और क्या हो जाएगा, अब ये 3 जो है 10 टू द पावर 3, उसको इन डेसिमल पॉइंट्स में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, क्या हो जाएगा, 2 इंटू 98 इंटू 64 इंटू 10 बचेगा, सिर्फ एक ही पावर बचेगा। ठीक है, इस तरह से। अब इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, अंडर रूट 2 इंटू 98, 64 का रूट क्या आएगा 8 आएगा, इंटू 10 बनेगा ये। ठीक है, और इसको आगे चल के अगर वापस आप सॉल्व करोगे तो फाइनल आंसर मिल जाएगा आपको 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, इस तरह से। एक्चुअली वो मीटर पर सेकेंड में आएगा, डिवाइडेड बाय 1000 कर दोगे तो वो बन जाएगा किलोमीटर पर सेकेंड्स में। ओके, सो दिस इज हाउ वी हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड द चैप्टर ग्रेविटेशन। So tomorrow in the lecture we'll try to discuss all the exercise questions and the numericals of this chapter in much more detail. Okay, thank you very much.